हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए सभी स्टूडेंट्स आ गए, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। ओके, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने यूनिट, हमारी जो फिफ्थ यूनिट चल रही थी, फिफ्थ यूनिट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने डेमोग्राफी पढ़ लिया था। ओके, डेमोग्राफी की साइकिल पढ़ ली थी। उसके बाद हमने डेटा कलेक्शन पढ़ लिया था, एनालिसिस पढ़ लिया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉमन सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कि सैम्पलिंग की कौन कौन सी कॉमन टेक्निक्स होती हैं। मैंने आपको परसों, जब मैं आपके अपनी परसों क्लास चली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग किस प्रकार से किया जाता है, सैम्पलिंग कब किया जाता है। सैम्पलिंग किसी को पता है सैम्पलिंग कब किया जाता है? चलिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। सैम्पलिंग जब किया था जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो और हमें कोई डेटा उनमें निकालना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप जिस कम्युनिटी में वर्क कर रहे हो, वहां की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है वहां की 5,000। कितनी पॉपुलेशन है? 5,000। ओके, अब आपसे बोला जाए कि आप अपनी पॉपुलेशन में, अपने क्षेत्र में जाकर देखिए कि कितने पेशेंट है वो मलेरिया से पीड़ित हैं, या मलेरिया के पेशेंट आपके क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। तो आप 5,000 की पूरी पॉपुलेशन को जाकर काउंट कर सकते हो, काउंट करके पता लगा सकते हो, घर घर जा सकते हो पूरी 5,000 की पॉपुलेशन पे? नहीं जा पाओगे, है ना। चलो, मेरी 5,000 पे चले भी जाओगे, 1 लाख हुई, 5 लाख हुई, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो जा पाओगे क्या सबके घर पे? नहीं। तब हम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करें, तब हम क्या करेंगे? मान लीजिए 5,000 में से आपने 100 लोगों को टारगेट लिया, क्या किया? सैंपल कितने लोगों की सैंपलिंग की आपने? 100 लोगों की। अब इसमें आप क्या करोगे? इन 100 लोगों का आपने टेस्ट किए, और आपने जब मलेरिया टेस्ट किए तो उसमें से आपको पता चला कि इसमें से कितने, 100 में से 10 जो पेशेंट है वो मलेरिया के कैसे हैं? पॉजिटिव पेशेंट है। ओके, तो आपको रिजल्ट मिला कि 100 पॉपुलेशन में से 100 जो सैंपलिंग के लिए लिए थे, उसमें 10 लोग जो हैं वो मलेरिया से पीड़ित है, या मलेरिया के पेशेंट है। तो आप पता, आप काउंट कर सकते हो ना कि 100 या 1,000 जो पॉपुलेशन में हमने ली, 1,000 के यहाँ हमने सैंपलिंग की, उसमें से 10 लोग अगर मलेरिया के निकले हैं, तो 5,000 पे कितने निकलेंगे? कितने आ गए अप्रोक्स, लगभग कितने होंगे? 50। ठीक। ओके, इस तरीके से सैंपलिंग का यूज करते हैं। देखिए, as as you have learned population is huge, large in numbers, and it is not easy to study each and every individual. Okay, हम यह देखते हैं कि जब पॉपुलेशन क्या है, बहुत ह्यूज एंड लार्ज इन नंबर्स रहती है। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, और हर जनसंख्या में हर किसी के घर जाकर डेटा कलेक्ट कर कर उनकी जानकारी लेना संभव नहीं होता है ना। क्योंकि आप जहां से सैंपलिंग करके गए हो, या जहां से डेटा कलेक्ट करके गए हो, जब तक आप दूसरी जगह पहुंचे हो, पता चला जब तक यहाँ कोई पेशेंट हो गया, है ना। ठीक। तब क्या करते हैं हम? एंड इट इज नॉट इजी टू स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और यह इतना आसान नहीं है कि हम हर किसी व्यक्ति के घर जाएं और डेटा कलेक्ट करें और वहां से ऐसे पता कर सके। तो क्या करना चाहिए? Hence a sample is selected through various methods.
तो फिर क्या करते हैं हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं एक ह्यूज पॉपुलेशन से, ठीक, विच इज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। उस वो जो सैंपलिंग के लिए जो लोग हमने कलेक्ट किए हैं वो पूरी पॉपुलेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे वही सैंपलिंग में से, ठीक। दीज मेथड्स आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, और इन्हीं मेथड्स को हम नीचे बहुत डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा है सैंपलिंग की, कौन सी है सैंपलिंग हमारी, दो टाइप की सैंपलिंग होती है, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी सैंपलिंग की टेक्निक्स होती है। हाँ, रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो पहले हम देखते हैं रैंडम सैंपलिंग क्या रहता है। रैंडम सैंपलिंग का मीन्स होता है सैंपलिंग इज अ टेक्निक टू डू रिसर्च इन लार्ज पॉपुलेशंस। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग किया जाता है कहां पर, रिसर्च करने के लिए, एक लार्ज और ह्यूज पॉपुलेशन में, ठीक। नेक्स्ट, by selection of a small group from the population that can be studied, the results are extrapolated for the whole population। हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं एक स्मॉल ग्रुप को, कुछ कुछ कैंडिडेट्स को, है ना, फिर उन पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और हम जो रिजल्ट मिलता है हम उसके अकॉर्डिंग, और जो रिजल्ट मिलता है वो पूरी पॉपुलेशन के इस जो क्राइटेरिया है पूरी पॉपुलेशन के लिए शो होता है कि अगर इतने लोग निकले तो पूरी पॉपुलेशन में से इसके कितने चांस हो सकते हैं, इस बीमारी के कितने पेशेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए जैसे कि ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक, हमने पॉपुलेशन में से क्या किया, संभावित जो लोग थे उनकी सैंपलिंग की, क्या की, सैंपलिंग की, ठीक। तो इसके बाद जो इन्फरेंशियल स्टैटिक्स आया, मींस अनुमान के तौर पर जो एक रिजल्ट आया, उसी अनुमान के तौर पर हम बता सकते हैं कि लगभग इतने पेशेंट, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतने पेशेंट तो लगभग इस बीमारी के यहाँ हमारे क्षेत्र में मिल जाएंगे या इतने होंगे लगभग। ओके, अब देखिए रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या है, नेक्स्ट, इन अ रैंडम सैंपलिंग टेक्निक सैंपल हैज अ नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडम सैंपलिंग जो रहती है उसमें जो सैंपल होता है उसे पता रहता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना है कि वो रैंडम सैंपलिंग के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। मींस जो सैंपलिंग हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो सैंपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टडी के लिए, उसमें जो सैंपल होता है उसे ये पता रहता है ना, उसे ऐसा पता रहता है, उसे ऐसा अनुमान रहता है कि शायद मैं भी इस सैंपलिंग जो हो रही है, इस सैंपलिंग के अंदर मैं भी हिस्सेदार हूं या मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा। ओके, जैसे आप किसी एग्जाम का पेपर दे के आते हो तो उसके बाद आपको लगता है ना कि मेरे अगर 65 नंबर आ रहे हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसमें क्लियर हो जाएगा, इस पेपर में मैं पास हो जाऊंगा, होता है कि नहीं ऐसा। ओके, तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सैंपलिंग में से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए कि वो आपसे पूछेगा इन विच रैंडम सैंपलिंग टेक्निक द सैंपल हैज नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। किस टाइप की सैंपलिंग के अंदर सैंपल है उसको पता रहता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो किसमें रहता है वो, रैंडम सैंपलिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, बट अ सैंपलिंग फ्रेम इज रिक्वायर्ड। और रैंडम सैंपलिंग के लिए क्या जरूरत होती है, हमें किस चीज की जरूरत होती है, हाँ, रैंडम सैंपलिंग के लिए एक पहले से फ्रेम का मीन्स हुआ, एक प्लान होना चाहिए कि इतने लोग सिलेक्ट करेंगे, अब इन पर ये रिसर्च करेंगे, ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले से एक क्या फ्रेम बना होता है, एक प्लानिंग पूरी बनी हुई रहती है जिसको फ्रेम बोलते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से स्टेप कवर करेंगे। ओके, तो वो आपसे पूछ सकता है कि सैंपलिंग फ्रेम इज रिक्वायर्ड इन विच सैंपलिंग टेक्निक। अब वो आपको दे देगा कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंट सैंपलिंग, सिनोवॉल सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग। तो किस सैंपलिंग में जरूरत होती है, रैंडम सैंपलिंग। ओके, नेक्स्ट, अ सैंपलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पीपल इन विच होल पॉपुलेशन अंडर स्टडी। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा है, वही लिखा है देखो, अ सैंपलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पीपल इन द होल पॉपुलेशन अंडर स्टडी, ठीक। नेक्स्ट, सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अंडरलाइंग पॉपुलेशन। जो सैंपल है वो किसको प्रेजेंट करता है, पूरी जो पॉपुलेशन है उसको प्रेजेंट करेगा कि नहीं, रिप्रेजेंट।
ओके, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, ईच यूनिट ऑफ द सैंपल इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द सैंपलिंग फ्रेम। और जो इस यूनिट में इसके लिए जो सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? रैंडमली। ठीक है, कैसा सिलेक्ट करते हैं? रैंडमली। ओके, अब हम बात करते थे रैंडम सैंपलिंग टेक्निक की टाइप्स के बारे में। तो रैंडम सैंपलिंग के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स की होती है? रैंडम सैंपलिंग कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि 4 टाइप्स की जो रैंडम सैंपलिंग है वो कौन कौन सी होती है। अच्छा ये बताइए, किस सैंपलिंग में फ्रेम की जरूरत पड़ती है? किस सैंपलिंग में ये सैंपल को पता रहता है कि वह भी सिलेक्ट हो सकता है सैंपलिंग के अंदर? रैंडम सैंपलिंग। कौन सी सैंपलिंग है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है? हाँ, ओके। अब देखिए, पहला टाइप है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो हम पहले बात करते हैं सैंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में। सिंपल का मीन्स पता है ना? सिंपल, सरल। तो इसमें क्या रहेगा? देखिए, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। मीन्स इस पॉपुलेशन के अंदर जो हमारा जो मेंबर्स होगा वो इक्वली सिलेक्ट किया जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि ये लोग ज्यादा सिलेक्ट किए जाएंगे, मेल ज्यादा सिलेक्ट किए गए हैं या फीमेल्स ज्यादा सिलेक्ट की गई हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो लोग रहेंगे, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। उनको इक्वली तरीके से समान आधार पर उनको क्या किया जाएगा? सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, द सैंपल आर विदड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर टेबल। अब इनको जो सैंपल है उनको जब सैंपल किया जाएगा, सैंपलिंग की जाएगी, तो वो कैसे की जाएगी? किसकी हेल्प ली जाएगी? रैंडम नंबर टेबल की। ठीक है, एक रैंडम नंबर टेबल से किसी को भी ले सकते हैं। ऐसे पहले नंबर वाला ले लिया, तीसरे वाला ले लिया, चौथा वाला ले लिया, आठवां ले लिया, फिर 12वां ले लिया, इस तरीके से। ओके, रैंडमली सैंपलिंग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये था सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग टाइप्स किस प्रकार की सैंपलिंग का टाइप्स है? रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग, किसका टाइप है? रैंडम सैंपलिंग का। अब हम सेकंड का बात करने वाले हैं, सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टेमैटिक में सिस्टेमेटाइज्ड। ओके, सिस्टेमेटाइज्ड। सिस्टम का मीन्स क्या होता है? तो यहां पर किस प्रकार की सैंपलिंग होगी? सिस्टम का मीन्स अगर हम जनरल भाषा में बोले तो तरीका, या फिर एक सही सही विधि जिसको बोलते हैं सही मेथड। ओके, या फिर सही तरीका या मेथड मीन्स एक सीरियल के थ्रू या एक नाम के थ्रू, है ना? उस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए क्या है सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग में। क्या है? द फर्स्ट सैंपल इज सिलेक्टेड रैंडमली। पहला जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो रैंडमली किया जाएगा। आपने मान लीजिए 1 से लेकर 20 तक की लिस्ट बनाई, पहला सैंपल आपने सिलेक्ट किया नंबर 2 का। ओके, ठीक। अब आप क्या करोगे? अब कैसे सिलेक्ट करोगे? द रिमेनिंग सैंपल इज ड्रॉन यूजिंग सिस्टेमेटिक पैटर्न एट अ फिक्स के केर्थ। केर्थ मीन अब फिक्स कर देंगे। 2 के बाद 4 वाला लेंगे, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। समझ में आया? कितने का गैप हो गया इनके अंदर? 100 नहीं, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 100 को करना रहेगा। इसमें क्या करते हैं सिस्टेमेटिक सैंपलिंग में, आप समझ लो, कोई भी एक नंबर लेते हैं उसके सीरियल के अकॉर्डिंग करते हैं नंबर। ये इसका मतलब क्या है? नंबर मान लीजिए, आप कैसे भी कर सकते हो। आपने 1 से 100 तक की लिस्ट बनाई, ठीक है? अब पहला सैंपल आपने रैंडमली सिलेक्ट किया कि 5वां नंबर। कौन सा नंबर सिलेक्ट कर लिया? 5। अब 5 के बाद गैप लेके चलते जाओ, इसी के सिरा 5 का फिर गैप देंगे तो कितना आएगा?
फिर 5 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 5 का गैप। समझ में आ गया? मीन्स एक फिक्स कोई एक नंबर लिया, कोई रैंडमली एक नंबर सिलेक्ट किया सैंपलिंग में और उसका फिर गैप लेकर उतना ही चलते चलेगा। ठीक है, जैसे कि 100वां नंबर हर तीसरा नंबर, हर 10वां नंबर, इस तरीके से इंटरवल के थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत? जहां पर भी सिस्टमैटिक देखिए, आप ऐसे के बनाओ और टीएच लगा दो, समझ में आ जाएगा। ओके ओके। अब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड का मीन्स होता है विशेष, क्या होता है? विशेष ग्रुप। विशेष ग्रुप कैसे होंगे? लिंग के आधार पर हो सकते हैं, जाति के आधार पर हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, इसी तरीके से। अब देखो क्या है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनस ग्रुप्स। होमोजीनस का मीन्स होता है समानता वाले ग्रुप। ठीक है, ये आपको बताया था कि नहीं, समानता वाले ग्रुप। स्ट्रेटिफाइड का मीन्स होता है विशेष प्रकार के ग्रुप। तो जो इसमें जो डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन को, वो हेमोजीनस ग्रुप में करेंगे या स्टेटा में करेंगे। जैसे कि एग्जाम ऑन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और रिलीजन और कास्ट। इसमें हमने जो सैंपलिंग को डिवाइड किया वो किस किस रीजन पे कर दिया? जेंडर। जेंडर मीन्स हमने सैंपल कलेक्ट किया, उसमें 50 हमने महिलाएं ली और 50 पुरुष लिए। ओके। रिलीजन, रिलीजन मीन्स धर्म के आधार पर हमने 100 लोगों की सैंपलिंग की, जिसमें 25 हिंदू हैं, 25 मुसलमान हैं, 25 ईसाई हैं, 25 सिख है। समझ में आ गया? धर्म के आधार पर क्या कर दिया ये हमने? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर दी कि नहीं कर दी? विशेष ग्रुप में। कास्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वो आपसे यहां से पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है कि in which sampling the population into homogeneous groups divide into the in which sampling technique the population is divided into homogeneous groups or state on basis of gender, religion or caste. Example snowball sampling है ना, कन्वीनियंट सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग या फिर सिस्टमेटिक सैंपलिंग। कौन सी होगी? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए ड्राइव द सैंपल रैंडमली फ्रॉम ईच होमोजीनस ग्रुप। इसमें हम जो सैंपल को ड्राइव करते हैं या लेते हैं वो कहां से लेते हैं? होमोजीनस ग्रुप से। ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, इफ द अंडरलाइंग वेरिएबल इज प्रिज्यूम्ड टू बी डिफरेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं प्रिजम्पटिव होते हैं और डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और अलग अलग ग्रुप्स में इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, फिर उसमें से सैंपलिंग की जाती है ना। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ओके, लास्ट टाइप्स जो हम पढ़ने वाले, फोर्थ क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। ओके, कौन सा? क्लस्टर। क्लस्टर का मीन्स होता है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर। किसके अंदर? जियोग्राफिकल का जो क्षेत्र है आपका, जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे आप जहाँ के सीएचओ हो वहां आपके कुछ एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होगी कि नहीं होगी, कि आपके अंडर में ये गांव आते हैं और इसके बगल से ये वाला गांव लगा है वो दूसरे सीएचओ के अंदर आता है, ऐसा है कि नहीं? है ना। तो जियोग्राफिकल बाउंड्री। अब क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्लस्टर का मीन्स होता है जियोग्राफिकल क्षेत्र जो अपने अंदर आता है। जैसे आपका घर बना होता है तो वो आपके घर की एक बाउंड्री होती है ना, कि ये हमारा घर है, दूसरे के घर में तो नहीं घुस जाता आपके, है ना। तो आपका जियोग्राफिकल बाउंड्रीज या जियोग्राफिकल रीजन देखिए क्या रहता है। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स। इसमें हम पॉपुलेशन को किस में डिवाइड कर देते हैं? क्लस्टर्स में। मीन्स रामपुर गांव है, रामपुर गांव की इतनी पॉपुलेशन है, वो इतनी है। ठीक है, रामपुर गांव ये है, ये अपना गिजौरा गांव है, ये अपना ये वाला गांव है। इसमें मतलब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है गांव की, कि नहीं बटे रहते हैं कि नहीं, इस गांव से उस गांव में चले गए तो इस
इस नहर को पार कर दिया तो उधर दूसरा गांव लग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है। तो डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर, क्लस्टर का मीन्स ही होता है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। इसमें क्या रहता है, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर रैंडमली। ठीक है, डिवाइड द सैंपल रैंडमली फ्रॉम ईच सिलेक्टेड क्लस्टर। इसमें हम क्लस्टरली डिवाइड, अब आपने देखा कि हमारे अंडर में चार गांव आ रहे हैं, है ना? तो चार गांव में से आपने क्या किया, आपने अपनी आशा से बोला कि आप जाओ और हर गांव से मुझे 10-10 लोगों की सैंपलिंग करके दो, कि ऐसे 10-10 कौन से लोग हैं जो जिनमें मलेरिया के चांस ज्यादा हैं, या जहां जिस क्षेत्र में मलेरिया ज्यादा हो वहां से हर गांव से 10-10 लोगों की सैंपलिंग करके लाओ। तो आपने क्या किया, क्लस्टर वाइज सैंपलिंग कराई ना ये। हाँ बोलो, बोलो बोलो। क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है, टेंशन मत लो, है ना? हाँ हाँ है, चल रही है। ठीक है। तो सिलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर इफ क्लस्टर रैंडमली। ठीक, आपने ये क्या किया, आपकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी गांव की, विलेजेस की, उनको आपने क्लस्टर में तो डिवाइड वो थी, आपने हर गांव से 5 या 10 सैंपलिंग की, तो वो क्या थी, क्लस्टर वाइज सैंपलिंग हो गई। ओके। अब वो आपसे पूछेगा इन विच टाइप्स ऑफ सैंपलिंग द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और क्लस्टर विल बी डिफाइंड वेल। किस प्रकार की सैंपलिंग के अंदर जियोग्राफिकल बाउंड्री और क्लस्टर क्लस्टर जो सैंपलिंग है वो की जाती है। एग्जाम्पल आपको दे देगा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। कौन सी सैंपलिंग होगी? ओके। अब वो आपसे पूछ सकता है कि इन विच सैंपलिंग टेक्निक विच एक्सेप्ट इन विच सैंपलिंग टेक्निक विल बी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी सैंपलिंग एक्सेप्ट होगी, आपको पूछ लिया। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग। कौन सी? स्नोबॉल सैंपलिंग अलग हो गई, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो 3 सैंपलिंग के नाम दिए थे वो सिर्फ रैंडम सैंपलिंग के टेक्निक्स के टाइप है, और जो चौथा वाला दिया स्नोबॉल वो नॉन रैंडम सैंपलिंग का टाइप है। ओके। तो छोटी छोटी माइन्यूट बातें हैं, यही हमें थोड़ा अलग करती है ना। ओके। इसमें अब किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब हम कौन सी सैंपलिंग की टेक्निक करते हैं? नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। अभी तक हमने पढ़ा रैंडम सैंपलिंग टेक्निक जो 4 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? कोई पढ़ के मुझे नाम बताएगा 4 प्रकार की रैंडम सैंपलिंग। कोई मुझे बताएगा एक बार बोलकर कि 4 प्रकार की रैंडम सैंपलिंग कौन कौन सी थी? हाँ हाँ। ओके। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। ठीक है, नॉन रैंडम इज, इसमें रैंडमली नहीं रहेगा, कहीं से भी कुछ भी होगा। देखिए कैसे, अब पहला देखते हैं। इन नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक द सैंपल डज नॉट हैव नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसमें सैंपल को, जो सैंपलिंग हो रही है, जो सैंपल है उसे खुद ही नहीं पता रहता कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं। मान लीजिए आप किसी पेपर दे के आए और आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि आप इसमें नंबर आपको शो ही नहीं हुए, है ना? जब आपको एग्जाम देकर आए किसी पेपर का और आपको नंबर ही नहीं बताए गए ऑनलाइन, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप सिलेक्ट हो गए या नहीं? नहीं कर पाओगे ना, है ना? जब तक आपके नंबर शो नहीं होंगे, नंबर नहीं आएंगे, तब तक आप बता नहीं सकते। तो इसी प्रकार से नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, जो सैंपल होता है उसे खुद ही नहीं पता रहता कि वो सैंपलिंग के अंदर सिलेक्ट होगा या नहीं। ओके। ओके। हाँ, मतलब एक अनुमान तो वो लगा सकता है, लेकिन अभी उसका क्लियर नहीं है ना, उसे खुद ही नहीं पता रहता कि सैंपलिंग के अंदर आऊंगा या नहीं आऊंगा। ठीक। नेक्स्ट, डज नॉट रिक्वायर सैंपलिंग फ्रेम। अब वो आपसे पूछा इन विच टाइप्स ऑफ इन सैंपलिंग द सैंपलिंग फ्रेम इज नॉट रिक्वायर्ड। किस टाइप की सैंपलिंग टेक्निक के अंदर सैंपलिंग फ्रेम का यूज नहीं या उपयोग नहीं किया जाता है?
सिंपल सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग या फिर नॉन रैंडम सैंपलिंग, तो वो कौन सा रहेगा? नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब बात करते हैं सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट अंडरलाइंग पॉपुलेशन। वहां देखिए, वहां जो सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत याद रखना अच्छे से। जबकि यहां पर जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखो लिखा है सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग पॉपुलेशन। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ सैंपल। हम नॉन रैंडमली जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं वो किसी यूनिट में से ही करते हैं। जो आप सैंपलिंग में आपने सोचा कि एक गांव से हमें सैंपलिंग करनी है 10 लोगों की, लेकिन अब कैसे किस प्रकार के 10 लोगों की करनी है? अब आपने एक एज क्राइटेरिया बनाया कि 25 से ऊपर वाले की करनी है, 20 साल से कम उम्र वालों की करनी है, या ऐसी महिलाओं की करनी है जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, या ऐसी एडोलसेंट गर्ल्स की करनी है जिनकी उम्र 15 से 20 साल है। तो एक एक एज क्राइटेरिया बनाना, उन्हें सैंपलिंग वालों को खुद पता है कि हम इस सैंपलिंग में आएंगे कि नहीं, अभी नहीं पता ना। तो यही ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग के टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग भी? 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी देखिए। फर्स्ट होती है हमारी पर्पजिव सैंपलिंग। कौन सी होती है? पर्पज का मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, उद्देश्य। अब कोई उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हो, आपने कोई उद्देश्य बनाया है, तो उसके लिए आप सेल्फ करोगे या फिर कोई आपको धक्का देगा तभी करोगे कि ये काम करो? आप आपने टारगेट बनाया कि मुझे सीएचओ बनना है, मान लीजिए, तो सीएचओ के लिए आप फॉर्म भरोगे, आप स्टडी करोगे, तैयारी करोगे, पढ़ोगे, तो इसके लिए किसी ने आपको प्रेरित किया कि आप खुद ही कर रहे हो? आपने खुद के टारगेट है, खुद के उद्देश्य हैं, तो आप खुद ही कंप्लीट करोगे ना, सेल्फ मोटिवेट होगे, खुद की इच्छा से करोगे कि कोई बोलेगा तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करे, है ना? बताओ क्या? हाँ सर, आपने अपनी लाइफ में कोई टारगेट बनाया, कोई भी उद्देश्य बनाया, तो उसको आपको उसके लिए सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी कि घर वाले बोलेंगे कि जग जाओ बेटा, पढ़ लो, सीएचओ के पेपर का दोबारा पढ़ना है, नहीं तो फेल हो जाओगे, क्लास ले लो। तो जब आपको धक्का देके कराएगा तब करोगे, या आप खुद डेडिकेट हो गए, खुद का मोटिवेशन, तब खुद से करोगे ना? पर्पज। हाँ, तो जो सैंपलिंग रहती है उसमें जो की जाती है वो कैसी होती है? बिलिंगली, खुद की इच्छा से होती है। ओके, देखो ये है वॉलेंटियर्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी आर यूज्ड। इसमें जो सैंपलिंग यूज की जाती है, वो जो वॉलेंटियर्स होते हैं, जो सैंपल के फॉर्म में आते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं, विलिंगली आते हैं। उन्हें जबरदस्ती अपनी ढकेलते हैं, हम सिलेक्ट करके नहीं लाते। उनकी खुद की इच्छा होती है कि हाँ हम भी सैंपलिंग में सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो पर्पजिव टाइप सैंपलिंग में जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो खुद की इच्छा से आते हैं कि नहीं आते? ओके, आगे देखिए कॉन्वीनियंट सैंपलिंग। कॉन्वीनियंट का मीन्स क्या होता है? कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मीन्स होता क्या होता है? साधन। साधन, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं आप अपने कन्वीनियंट से आइए, है ना? मीन्स आप अपने साधन से आइए, हम आपको साधन प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ओके, जैसे आप कहीं कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज की बसें चलती थी, अगर वो बस बंद हो गई, जैसे कोविड-9 में बंद हो गई थी, तो या फिर कहीं भी आप जॉब करते हो, तो वहां जो फैसिलिटी मिलती थी आने जाने के लिए, जो बस थी वो बंद हो गई, तो फिर वो कंपनी वाले या कॉलेज वालों ने क्या बोल दिया कि आप अपने कन्वीनियंट से आइए, हम आपको साधन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, यही तो बोलते थे। और ये बोला गया था कि नहीं? कन्वीनियंस क्या हुआ? ठीक है, तो कन्वीन अरे स्पीकर म्यूट कर लो।
कन्वीनियंट मीन साधन। अब ये साधन अगर कॉलेज वाले प्रोवाइड कराते तो आप अगर जॉब कर रहे हो, आप वहाँ के स्टूडेंट, तो आपको आसानी होती कि नहीं होती? और अगर आप अपने साधन से जाओगे तो आपको दिक्कत होती या नहीं होती? अब मान लो जैसे आप सीएचओ की जॉब करने जाते हो, आप कोई गाड़ी 4 पहिए की आपको घर पे उठा के ले आती, घर से ले जाती सेंटर तक, सेंटर से फिर घर तक छोड़ती, तो आसानी होती। आप अभी जो जाते हो खुद के साधन से, बाइक से, बस से दूर तक जाते हो, वहां जॉब करते हो, फिर अपने ही साधन से खुद आना है, तो उसमें परेशानी होती है कि वो ज्यादा सिंपल है? कार का टायर तरीका सही था। अरे लेकिन परेशान तो होते हो ना, खुद का पैसा खर्च होता है कि नहीं होता? अगर गवर्नमेंट आपके लिए गाड़ी करती और आपको पैसा नहीं खर्च होता किराए में, तो वो ज्यादा सिंपल सही था कि ये ज्यादा सिंपल है? वो सही था। हाँ, तो मेरे बात का टॉपिक का मतलब समझो आप, है ना? तो कन्वीनियंट का मीन्स क्या होता है कि साधन, और साधन का मतलब इजी, क्या? इजीली अवेलेबल हो जाए, सरलता से। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग में यही होता है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट दैट आर इजीली अवेलेबल। समझ में आ गया? अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, ध्यान से सोचेंगे, तो शब्दों का क्लियर अगर हमें पता है तो शब्दों से ही उसकी डेफिनेशन बनती है। ओके। तो अब आपसे पूछा जाए, विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट दैट आर इजीली अवेलेबल। जो सब्जेक्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है वो किस प्रकार की सैम्पलिंग में आता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, या फिर पर्पजिव सैम्पलिंग, या कन्वीनियंट सैम्पलिंग, तो किसमें आएगा? ओके। अब आगे देखते हैं। हमारे इसमें से जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं उसमें से एक सैम्पलिंग की टेक्निक हमारे पेपर में पूछी गई थी, है ना? देखिए अभी, अब देखिए, अब हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, कौन सी सैम्पलिंग है? कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। कोटा का मीन्स क्या होता है? कोटा पढ़ा है? जनरल कोटे से है, एससी कोटे से है, ओबीसी कोटे से है, मतलब कोटा का मीन्स क्या हुआ? स्पेशल ग्रुप भी बोल सकते हैं क्या? कोटा का मीन्स तो यही हुआ ना, कोटा। तुम किस कोटे से हो? हम जनरल कोटे। यार ट्रेन में आप जाते हो तो विकलांग कोटा अलग से होता है कि नहीं होता? आप ट्रेन में जाते हो तो देखना, एक विकलांग कोटा होता है, बस में भी विकलांग के लिए आपसे सीट रिजर्व होती है। तो वो एक स्पेशल ग्रुप वाले लोग ही तो उस पर बैठ सकते हैं, जो आंख से अंधे हैं, पैर नहीं है उनका, हाथ नहीं है, ऐसे ही लोग तो बैठेंगे। तो कोटा सैंपलिंग में कैसे ग्रुप आएंगे? स्पेशल ग्रुप या स्पेशल सब ग्रुप। ओके, इतना समझ में आया? तो देखिए क्या है अब, selection of predefined numbers of subjects from specified subgroups of population। पॉपुलेशन के अंदर वो जो कोटा सैंपलिंग है उसमें किस प्रकार के ग्रुप आएंगे? स्पेसिफाइड ग्रुप या स्पेशल ग्रुप्स जो होंगे वो। ओके, कोई दिक्कत? अब वो आपसे पूछेगा, अब वो आपसे पूछेगा कि विच इन विच टाइप्स ऑफ सैंपलिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड। किस प्रकार की सैंपलिंग के अंदर जो स्पेसिफाइड सब ग्रुप्स होते हैं पॉपुलेशन वो इंक्लूड होते हैं? ऑप्शन देगा, पर्पजिव सैंपलिंग, कन्वीनियंट सैंपलिंग, सिनोवॉल सैंपलिंग, या कोटा सैंपलिंग। कौन सा रहेगा? मतलब वर्ड से पूरा डिफाइन हो रहा है ना? ओके। अब लास्ट वाला बचा सिनोवॉल सैंपलिंग। कौन सा बचा? अब मैं आपसे पूछता हूं, पहले वर्ड देखिए, सिनो प्लस बॉल। सिनो का मीन्स क्या होता है? सिनो का मीन्स क्या होता है? सिनो मीन्स बर्फ होता है कि नहीं होता? अरे बर्फ की बारिश होती है, स्नोफॉल होता है। हाँ, तो स्नो का मीन्स क्या हो जाएगा? बर्फ। क्या हो जाएगा?
बर्फ। बॉल का मीन्स क्या होता है? लो और हिंदी बता दूं, इससे ज्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है ना। बॉल का मीन्स क्या होता है? गेंद। अब देखते सिंबल। अब मान लीजिए आप लोग कश्मीर घूमने गए, कहाँ गए? कश्मीर घूमने गए, वहां स्नोफॉल हो रहा था, क्या था? स्नोफॉल। स्नोफॉल मीन्स होता है बर्फ की बारिश होना, ठीक। आप कश्मीर घूमने गए, वहां बर्फ की बारिश हो रही थी और आपके साथ दो फ्रेंड और थे, तो आपने क्या किया, जो बर्फ थी, उसको उठाया और उसकी एक बॉल बनाई। गेंद बनाते हैं, देखा है आपने मूवियों में, बर्फ की बॉल बनाई, फिर वो आपने किसी अपने फ्रेंड पर फेंक कर मार दी। ओके। अब जब आपने अपने फ्रेंड को बॉल, बर्फ बॉल मारी फेंक कर, तो अब वो क्या करेगा, शांत रहेगा? अरे थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो। अब आपने बर्फ की बॉल बनाई, आपने उसको फेंक कर मारी, फिर वो क्या करेगा, वो भी एक बर्फ की बॉल बनाएगा, फिर वो किसी और फ्रेंड को फेंक कर मार देगा। फिर तीसरा वाला क्या करेगा, वो भी एक बर्फ, वो भी किसी फ्रेंड को देखेगा, उसको मार देगा, यही तो करेगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी रिप्लाई कर, तो ऐसे बहुत टाइम होता है ना। ठीक है। तो स्नोबॉल में क्या होता है, सैम्पलिंग में यही होता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट एलिजिबल सब्जेक्ट। सबसे पहले एक एलिजिबल सब्जेक्ट, जो एक एलिजिबल सब्जेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद क्या रहता है, देयर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन अदर एलिजिबल सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एलिजिबल सब्जेक्ट सो ऑन। अब जो पहला वाला है वो उसके थ्रू क्या किया, उसने दूसरे को किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया। ये क्या हुआ, ये हुआ स्नोबॉल सैंपलिंग। चलिए स्टार्ट करें हम अपनी क्लास। और थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो, है ना, इस प्रकार से फिर हम ही लेट होते हैं अपनी क्लास में। ओके। तो स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर क्या रहता है, कि जो स्नोबॉल सैंपलिंग होगी उसमें पहले एक हम क्या करते हैं, एक इलिजिबल, एक कोई शरारती होता है, इलिजिबल सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स कोई सैंपल। ओके। अब उसने क्या किया, एक बर्फ की गोले बनाया और उसने इसको मार दिया। अब ये क्या करेगा, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। इस तरीके से चलता है, ठीक। तो देयर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इलिजिबल, इलिजिबल सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट जो इलिजिबल सब्जेक्ट, उसकी हेल्प से ये क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, चैन की तरह बढ़ता हुआ चला जाता है। ओके। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो क्या, तो मुझे एक बार ये बता दो कि नॉन रैंडम सैंपलिंग के जो कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से नाम आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे तो जरूरी नहीं है हमें किताब देखें, हमें तुरंत पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, बताओ जल्दी। ये अभी बता पा रहे हो कि मैं कल पूछूंगा तो अभी बता दोगे, परसों पूछूंगा तब भी बता सकते हो? और हाँ, और किसके अंदर क्या होता है ये भी डिफाइन करके बता सकते हो ना। ओके। चलिए। तो अभी जो हमने ये यूनिट पढ़ी थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़े। ओके।
तो मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करूंगा, रुकना। नेक्स्ट यूनिट सभी को शो हो रही है स्क्रीन? कौन सी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं अब हम? यूनिट 6 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके मैनेजमेंट के लिए कौन से प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस प्रकार की पॉलिसीज तैयार की गई हैं, किस प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, किस प्रकार के कंटेनर में उसे रखना होता है, किस प्रकार से उसका पूरा निस्तारण जिसे बोलते हैं डिकम्पोज करना होता है ना। और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इन्फेक्शन जो कंट्रोल है वो कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल टीम रहती है, सुना है नाम इन्फेक्शन कंट्रोल टीम? हाँ। तो और इन्फेक्शन की चेन पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी कि नहीं इससे पहले? हाँ। तो उस चेन को किस प्रकार से ब्रेक करना है कि वो जो इन्फेक्शन की जो चेन है वो इन्फेक्शन को ना फैला पाए, ठीक। चलिए, तो पहले हम देखते हैं, इसमें इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, ये तो सब लिखा है जो हम अंदर पढ़ेंगे वो, ठीक है। हम ऐसी चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिनको ज्यादा हमें अंदर पढ़ना ही है। अब हम बात कहां से करेंगे? इंट्रोडक्शन से। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट का मीन्स क्या होता है? एनी सॉलिड और एनी लिक्विड वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? कोई किसी भी प्रकार का लिक्विड और सॉलिड वेस्ट जो कि जनरेट होता है कहां से? डायग्नोसिस, व्हेन जनरेटेड ड्यूरिंग, कब कब जनरेट होता है? जब हम कहीं डायग्नोसिस कर रहे हैं, कहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन हो रहा है, और किसी हॉस्पिटल के द्वारा जनरेट होता है, किसी ब्लड बैंक के द्वारा जनरेट हो रहा है। और वो किस प्रकार का रहेगा? ह्यूमन और एनिमल बोथ प्रकार का, किसी भी प्रकार का वो वेस्ट हो सकता है। ओके ओके। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ये कि यहां से लेकर और यहां तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन डेवलप कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर 1 से 5 किलो पर बेड पर डे वेस्ट जनरेट होता है एवरी डे। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन डेवलप कंट्रीज द बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट पर डे पर बेड, हाउ, मतलब हाउ मच, कितना जो जनरेट वेस्ट होता है डेवलप कंट्रीज में पर डे और पर बेड पर कितना होता है? 1 से, ओके। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो वहां की बात थी। अब इन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का भी तो पता होना चाहिए, इंडिया कैसी कंट्री है? डेवलप या मतलब विकसित है या विकासशील है? हाँ, विकासशील है, विकसित नहीं है, विकासशील। अभी हम विकास की राह पर बढ़ रहे हैं, विकसित नहीं हुए हैं हम, ठीक है। तो इंडिया के अंदर पर डे पर बेड पर कितना बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है? 1 से 2 किलो, ओके। ये चीज आपको यहां याद रखनी है बस, अगर वो क्वेश्चन बना के पूछेगा तो यहीं से पूछ सकता है, ठीक। आगे बढ़े, ओके। ये ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ नहीं। यहां से पढ़ेंगे हम बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, सॉरी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट में हमने पढ़ा भी होगा, BMWM बोलते हैं ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ओके। चलिए, तो एज डिफाइंड अबव, द बायोमेडिकल वेस्ट इज द वेस्ट जनरेटेड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। हेल्थ केयर सेटिंग्स का मतलब क्या होता है?
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे वो लेबोरेटरी हो, पैथोलॉजी हो, ब्लड बैंक हो, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, इम्यूनाइजेशन साइट, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, कुछ भी हो सकता है। ओके ओके हेल्थ केयर सेटिंग्स एंड कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट्स। और वो क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको सही से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या ट्रांसमिट कर सकते हैं, इन्फेक्शंस। किस किस को, हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट को। ठीक है, इसके साथ ही देयरफॉर इट्स मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ इट्स वर्कर्स। और वहां के जो जिस वो संस्था में जो वर्कर्स हैं और वहां के जो पेशेंट्स हैं जो वहां एडमिट हैं, उनके स्वास्थ्य और हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखकर भी हम क्या करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट करना होता है, जिससे वो हेल्थी रहें और अच्छे तरीके से काम कर सकें। ओके, और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उन्हें ना लगे। ठीक, it can also transmit infection and cause injuries to general public and environmental if thrown without proper treatment। अगर हम बिना किसी ट्रीटमेंट के किए जो बायोमेडिकल वेस्ट जैसा निकल रहा है उसी प्रकार का हम अगर फेंकते जाएंगे, बाहर निकालकर फेंक देंगे, तो वो क्या कर सकता है, इंजुरीज कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है, कर सकता है कि नहीं। इसीलिए तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दो रूल्स बना दिए। कितने बनाए, दो रूल्स, दो रूल्स बना दिए या दो एक्ट बना दिए। क्या बना दिए, एक्ट का मीन्स होता है कानून नियम बना दिए। ठीक, इनकी सनह याद रखना, सनह मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट क्या था, Therefore, the Biomedical Waste Management and Handling Rules 1998 under the Environment Protection Act 1986 was launched and amended later on many times। अब आपसे कोई पूछेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स कब आया था, किस सन में, 1998 में। ओके, और अगर आपसे कोई पूछे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में, और बाद में इसमें बहुत सारे बदलाव होते गए। ठीक है, इन एक्टों के अंदर। अब आगे देखते हैं, द मोस्ट रिसेंट रूल्स आर enacted in 2016 as बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब मुझे बताइए सबसे रिसेंटली जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल्स है वो कब अपडेट हुआ था, कब आया था। ओके, 2016 के अंदर। और इसका क्या था, गाइडलाइंस क्या थी, विच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेज सच वेस्ट इन अ मैनर विच इज नॉट अनहाइजीनिक एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट। और ऐसे उस वेस्ट को किस तरीके से देखना कि हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट कौन सा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स का हो चाहे और एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, हजार्डस मीन्स क्या रहता है, हजार्डस का मीन्स क्या होता है, और नॉन हजार्डस, हाँ, हजार्डस का मीन्स होता है नुकसान पहुंचाने वाला वेस्ट ना, जो नुकसान पहुंचा सकता है किसी पेशेंट को, किसी ह्यूमंस को या हमारे वर्कर्स की हेल्थ को। और नॉन हजार्डस वो वेस्ट जो नुकसान नहीं पहुंचाता। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, टाइप्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट मेनली मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, हाँ अभी हमने पढ़ा था हजार्डस और नॉन हजार्डस। तो देखिए, मेजोरिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन हेल्थ केयर सेट फैसिलिटीज इज नॉन हजार्डस वेस्ट। ज्यादातर जो मेजोरिटी है वेस्ट की, वो किस प्रकार का वेस्ट जनरेट होता है हेल्थ केयर सेटिंग से, नॉन हजार्डस वेस्ट, है ना। लेकिन ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज हार्मफुल वेस्ट दैट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड सो दैट इट इज रेंडर्ड हार्मलेस। तो उसमें से स्मॉल परसेंटेज, कुछ परसेंटेज का जो वेस्ट होता है वो हार्मफुल होता है, हानिकारक वेस्ट होता है, और उसकी जरूरत होती है कि उसको हम प्रॉपर्ली क्या करें, ट्रीट करें पहले, फिर उसके बाद उसको बाहर निकालें। ठीक,
ओके, अब देखिए इसके बाद क्या है। As per WHO, of the total amount of waste generated by healthcare activities, about 80% is general non-hazardous waste। जो हेल्थ केयर सेटिंग्स में निकलता है वो नॉन हजार्डस वेस्ट कितने परसेंटेज होता है? 85% नॉन हजार्डस या जनरल वेस्ट रहता है, जबकि द रिमाइनिंग कितने परसेंट, जो 15% जो वेस्ट है वो कैसा रहेगा? हजार्डस मटेरियल रहेगा। तो डेट में भी इन्फेक्शियस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है और रेडियो एक्टिव हो सकता है। अब इन तीनों का अंतर पता है? पता है इन्फेक्शियस, टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव किस प्रकार का वेस्ट होगा? कोई एक एक एग्जांपल दे सकता है? इन्फेक्शियस का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीबी का इन्फेक्शन, ओके। किसी पेशेंट को आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसको पहले से ही सांस लेने में दिक्कत थी, है ना, और वो गया और वो टीबी वार्ड के पास लेट गया, टीबी पेशेंट के पास में लेट गया और वो टीबी वार्ड के पास में रहा, वहीं उसने एडमिट रहा 10 दिन 15 दिन बाद। फिर आपने देखा कि वो ठीक हो गया, आप घर लेके आ गए, फिर पता चला 1 महीने बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, इन्फेक्शन दोबारा से लग गया और जांच कराया तो पता चला अब उसको टीबी हो गया। तो हॉस्पिटल में जाकर उसे क्या लग गया था? इन्फेक्शन। अब बात करते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक का मीन्स होता है कैसा? जहरीला। और रेडियो एक्टिव का मीन्स होता है, जैसे रेडियो एक्टिव जो रहते हैं, आइसोटॉप्स वगैरह रहते हैं जो कैंसर के लिए यूज किए जाते हैं, उन या फिर जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये रेडियो एक्टिव रहते हैं जो क्या करते हैं, आपकी हेल्थ को ये भी प्रभावित करते हैं। ओके ओके, अब हम बात करने वाले हैं किसकी कितनी मेजोरिटी। हमने पता कर लिया कि 85% जो वेस्ट होता है वो कौन सा होता है? नॉन हजार्डस। और 15% किस प्रकार का वेस्ट रहता है? हजार्डस। अब हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि रेडियो एक्टिव और साइटोटॉक्सिक एंड हैवी मेटल्स कितने परसेंटेज रहता है ना। तो नॉन हजार्डस वेस्ट होता है 85%, जो ये देख रहा है। हमने एक पाई पाई के थ्रू देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पाई चार्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट। ओके, तो पाई चार्ट के थ्रू देख रहे हैं, हमने ये सर्कल बनाया, इसमें से जो इतना भाग है ये ऊपर का, ये वाला पूरा भाग, ये कैसा है? 85% वाला है। कितने परसेंट वाला है? हाँ। और अब इसमें से इतना देखेंगे, ये 10% वाला ये है, जो ये किसका है? कैटेगरी है, कैटेगरी नेम इसको 10% दिया है। कितना दिया है? 10% ये चला गया। टोटल कितना हो गया? 95 हो गया कि नहीं हो गया? अब बचा कितना? 5%। 5% में क्या है? ये वाला जो भाग है ये 3% है, जिसमें केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट आता है। रसायन जो केमिकल्स होते हैं और दवाइयों का जो वेस्ट है वो कितने परसेंटेज रहता है? हाँ बोलो। हम कह रहे हैं ना कि हम क्लास ले नहीं पा रहे मॉर्निंग की, आप हम फिर फेल हो जाएंगे, वो तो बात बराबर ही पड़ रही है। हम फिर और अब की बार हम चांस थोड़ी देंगे। तो इसमें किसकी गलती है, हमारी तुम्हारी, ये बताओ पहले। अरे तो थोड़ा बच्चे हैं, चल रही है ड्यूटी, तो 7 बजे तक ड्यूटी लगा रहे हैं हमारे। कितने बजे तक लगा रहे हैं ड्यूटी? सुबह 7 से 12। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सीएचओ के अंदर कोई भी ऐसी ड्यूटी है जो 7 बजे से लगाई जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी और 7 बजे से ड्यूटी लग रही है? मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि 7 बजे से कोई भी वैक्सीनेशन स्टार्ट करा रहा होगा। 8 बजे से मान सकते हैं।
क्या? नहीं, हम 9 से 6 भी नहीं मान रहे। स्कूल का टाइमिंग अगर 8 से 12 है, 8 से 1 है, तो 8 से 1 तो टाइम हम मान सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 6:30 से 7:30 के बीच में कोई भी जॉब के लिए बुलाता होगा सीएचओ के अंडर। अच्छा, तो ये बताओ, करेक्ट 7 बजे कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच जाते हैं आपके यहाँ से? तो इसके लिए फिर यही हो सकता है कि अभी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो तुम्हें भेज दी जाएगी ना? रिकॉर्डेड सुनो, लिसन लिसन एवरी लिसन, सुनो नीलम मैडम, और कोई ऐसा है जिसके बच्चे हैं यहाँ, बताओ। रुक जाओ, वो तो सही बात है। और कितने ऐसे कैंडिडेट जिनके बच्चे हैं यहाँ, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, तो बस ऐसा कर सकते हैं नीलम मैडम कि अभी रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी आपको, उससे पढ़ लेना। अगर ज्यादा दिक्कत है तो अगले महीने से आप नहीं पढ़ना, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए टाइम, अगर इसमें से और किसको दिक्कत है इस टाइम से, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ। मैं 12 बजे निकल जाता हूँ, रात को 10 साढ़े 10 बजे आता हूँ, तो मेरे पास टाइम कब है, मैं तुम्हें कब पढ़ाऊं बताओ? फिर आप बोलोगे कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हो, पेमेंट आपने ले लिया है। इसीलिए मैंने इस प्रकार का टाइम रख। तो आरआई में सबकी ड्यूटी लगती है मैडम, सब आरआई कर रहे हैं यहाँ, देखो कितने लोग आरआई कर रहे हैं। किस किस की आरआई में ड्यूटी नहीं लगती, कोई बताएगा मुझे? मैडम फिर तो ये देखो, अभी आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ लो। आप अकेले नहीं हो मैडम, सबको डांट सुननी पड़ रही है अभी। हाँ बोलिए। क्योंकि आपको क्लास ही यहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है ना। देखो मैडम, ऐसा है, अगर किसी और को भी क्लास में डिस्टर्ब दिक्कत होती तो कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम चेंज कर भी देते, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सुटेबल टाइम रहेगा। अगर आगे हम टाइम बढ़ाते हैं तो आगे दिक्कत रहेगी, पीछे फिर आप कितने बजे क्लास लोगे? मैं 10:30 बजे घर पे आता हूँ, बताओ। 12 बजे निकल जाता हूँ, आपसे तो ज्यादा ही टाइम पे ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। मैं 12 बजे घर छोड़ देता हूँ और रात को 10:30 बजे आ रहा हूँ। अच्छा जाओगे तुम, ठीक है चलूंगा मैं, है ना? गोले के मंदिर से चलोगे ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चलेंगे, है ना? 12 साढ़े 12। ठीक, चलिए फिर हम ओके, तो अभी फिर मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ऐसी कोई दिक्कत रहती है तो आप इंडिविजुअली मुझे कॉल करके बात कर सकते हो, लेकिन ऐसे पूरी क्लास डिस्टर्ब ना करे कोई भी, ठीक है? एक जो फ्लो रहता है ना वो खत्म हो जाता है। अगर ऐसी दिक्कत है तो क्लास के बाद हम बात कर सकते हैं ऐसी बातों पे, है ना? चलिए मैं अभी की क्लास फिर यहीं एंड कर रहा हूँ, ओके?